In this video, we cover the detailed Victorian era, its history, events, themes, writers, and trends. We discuss in detail the major divisions of Victorian era. So Victorian era is basically divided into 5 sub-shades, and those shades are early Victorian period, mid-Victorian period, late Victorian period, and we also discussed that who were pre-Raphaelites and what is aestheticism and decadence. So early Victorian period extends from 1832 to 1848. ये जो फेज है इसमें क्वीन विक्टोरिया जो हैं इन्होंने हुकूमत को संभाला, दी एक्सेस्ड द थ्रोन। 1837 में जब वो तख्त पर बैठी तो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने वोटिंग राइट्स को एक्सपैंड किया। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 एक सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म किया गया है। इसमें वोटिंग राइट्स एक्सपैंड हुए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुई है, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस हुई हैं और न्यू बोरोज और न्यू काउंटीज बनी हैं इंग्लैंड में, और पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स जो है वो शिफ्ट हुई हैं। आप इसको मजीद डिटेल पे भी नेट में पढ़ सकते हैं। सो जो अर्ली विक्टोरियन लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और प्रोग्रेस। सो एक मतलब होपफुलनेस, एक चीयरफुलनेस और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है क्वीन विक्टोरिया के आने से, और मॉरल और सोशल इश्यूज जो है वो फोकस में लाए गए हैं, और एक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ और सोशल रिफॉर्म की तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप होता नजर आया है, जिसमें चार्ल्स डिकेंस जो हैं उन्होंने भी वर्किंग क्लास के जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है उनको एक्सप्लोर किया अपनी राइटिंग में। और इस विक्टोरियन एरा में जो अर्ली विक्टोरियन एरा है इसके अंदर जो मिडिल क्लास है वो ग्रो हुई है और विक्टोरियन वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी और ड्यूटी जो है वो इन्फ्यूज किया गया है सोसाइटी में। चार्ल्स डिकेंस जो है उनके लिटरेचर में उन्होंने भी बेसिकली एक पोर्ट्रे ऑफ वर्किंग कंडीशंस किया है लोगों का, और इकोनॉमिक इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन की जो थीम्स हैं उनको डिस्कस किया है, हाउसिंग और लिविंग कंडीशंस को जिक्र में लाया है, एजुकेशनल और सोशल मोबिलिटी, माइग्रेशन और सोशल कमेंट्री की है इन्होंने थ्रू देयर कैरेक्टर्स, और सोशल रिफॉर्म्स की एडवोकेसी की है कि उनकी जरूरत है सोसाइटी में, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट मिड विक्टोरियन पीरियड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1848 टू 1870। सो मिड विक्टोरियन पीरियड जो है ये इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, और इसमें एक क्राइमियन वार भी हुई है। सो ये बेसिकली 1853 से 1856 तक एक रशिया अलायंस थी ऑटोमन एम्पायर की, फ्रांस की, ब्रिटेन की और सर्डिनिया की, और ये प्राइमरीली क्राइमियन पेनिनसुला है उसके ऊपर एक ये जंग हुई है। कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे और जिसके अंदर मॉडर्न मिलिट्री मेडिसिन और मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। देन चार्लोटे ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ गैस्किल और चार्ल्स डिकेंस जो हैं उन्होंने सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है अपने लिटरेचर में, जो कि पहले मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया भी है इसका, और टुवर्ड्स रियलिज्म और एक डिटेल्ड न्यूएस्ट किस्म का एक पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी हुआ है। इन्होंने माशरे के मसाइल को उजागर किया है। और जो ये पीरियड है मिड विक्टोरियन, इसने अगेन प्री रैफेलेट ब्रदरहुड, ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है जिन्होंने रिजेक्ट की हैं एकेडमिक कन्वेंशंस को, और वो जो एकेडमिक कन्वेंशंस हैं और ये कहते हैं कि दोबारा हम आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं और अर्ली रेनेसांस जो है उसको जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक इस पीरियड के अंदर बात हुई। सो बेसिकली अर्ली रेनेसांस के जो प्रिंसिपल है उनमें ह्यूमनिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, और एक पर्सपेक्टिव है, लीनियर किस्म का फंडामेंटल टेक्निक है उसके अंदर, और एक क्लासिकल इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअलिज्म है और बैलेंस है, हार्मनी है उसके अंदर। सो ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन से वापस सिंपलर लाइफ की तरफ, एक रेनेसांस की तरफ वापस जो है लेके गए हैं लिटरेचर को। इसको एक अलग हेडिंग में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द लेट विक्टोरियन पीरियड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1870 टू 1901। सो लेट विक्टोरियन पीरियड जो है इसमें भी ब्रिटिश एम्पायर ने एक इंक्रीज देखा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का, क्योंकि कॉलोनियलिज्म बढ़ा है, एक्सपेंशन हुई है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की, और जो सोशल इश्यूज हैं वो उनको एड्रेस किया गया है, और एक ग्रोइंग सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और स्केप्टिसिज्म भी है, एक हेजिटेशन है, एक वेगनेस है, एक एम्बिग्यूटी है, एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अदर टेरिटरीज को फोर्सफुली ऐड किया जा रहा है और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अगेन एक स्केप्टिसिज्म भी है और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ डिसबिलीफ और एलिमेंट ऑफ डाउट शामिल है। सो जो एस्थेटिक मूवमेंट है वो इमर्ज हुई इसके रिस्पॉन्स में, और उसने जो स्ट्रिक्ट मॉरलिज्म है उसको उस टाइम की उसको चैलेंज किया है, और उन्होंने इस चीज को रीइंफोर्स किया है, ये इंपॉर्टेंस बताई है कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट होना चाहिए। और इस एरा में डिकेडेंट मूवमेंट जो है, डेकेडेंट मूवमेंट, वो भी स्टार्ट हुई है, मींस के एक फैसिनेशन
कॉम्बिनेशन थी जो एक एक्सोटिक किस्म की, एक सेंसुअल किस्म की और एक रिजेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम विक्टोरियन वैल्यूज को जो रिजेक्ट किया जाना स्टार्ट हुआ लेट विक्टोरियन पीरियड में, उसके अगेंस्ट मतलब ये जो एक डिकेडेंट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई, इसको भी हम एक अलग करेंगे में डिस्कस करते हैं। सो आर्ट फॉर द आर्ट सेक जो है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये इट इज बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि ऑटोनॉमी ऑफ द आर्ट और एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिसिज्म मींस खूबसूरती के ऊपर, और जो एस्थेटिक क्वालिटीज हैं जो प्राइमरी पर्पस है आर्ट का, ब्यूटी है, सेंसरी एक्सपीरियंस है, इसमें रंग हैं, कलर्स हैं, उसकी तरफ लेके गए हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मॉरल लेसन कि हर चीज में मॉरल लेसन दिया जाए, हर चीज में मॉरल लेसन दिया जाए, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा आर्ट को एंजॉय भी करते हैं। और एक डिकेडेंस और एक जो सिंबोलिज्म है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसको रिजेक्ट किया गया है। प्री रैफेलेट्स सो ये एक्सटेंड करते हैं 1848 से 1860 तक। सो प्री रैफेलेट ब्रदरहुड जो है 1848 में इन्होंने एक आर्टिस्ट हैं जिनमें डांटे, गैब्रियल रोजेटी हैं, विलियम हॉलमैन हंट हैं और जॉन एवरेट मिलिस हैं, वापस आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं जो प्री रेनेसांस पीरियड के हैं, जिनको मैंने डिस्कस भी किया है। सो इनका जो काम है ये फीचर करता है विविड कलर्स को, डिटेल्ड सिंबोलिज्म को, रिजेक्ट किया इन्होंने एकेडमिक कन्वेंशंस को। और वो एकेडमिक कन्वेंशंस कौन सी हैं? द एलिमेंट ऑफ मिमिक्री, एक मिमेटिक रियलिज्म के, आप रियलिज्म को जो मिमिक कर रहे हैं, और हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको एक रिजिड किस्म की जो आर्टिस्टिक हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है, और जो स्टूडियो की जो प्रैक्टिसेस हैं मींस के जिस तरह नेचुरल लाइट की बजाय बंद कमरों के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स में जो ये एक स्टूडियो सेंट्रिक अप्रोच है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। और सोशल और पॉलिटिकल थीम्स भी जो हैं उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया और अपनी मींस का एक कंसर्न शो किया और पॉलिटिकल सोशल मैसेज देने की कोशिश की है कि आर्ट जो है इसको पर्सनल एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिज्म और यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी और नेचुरल थीम्स के तौर पे लिया जाना चाहिए। सो ये जो मूवमेंट है ये विजुअल आर्ट से बियॉन्ड गई है और उसने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया है, और इसमें क्रिस्टीना रोजेटी जो प्री रैफेलेट एस्थेटिक्स के साथ एसोसिएटेड रही हैं उनको भी इंस्पायर किया है। बार बार दो वर्ड्स रिपीट हुए हैं, एस्थेटिक्स एंड डिकेडेंस, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो 1880 टू 1901 तक एक्सटेंड हुआ है एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड एथिक्स। सो ये एक्सियोलॉजी फिलोसफी की दो टर्म्स हैं, एस्थेटिक्स ब्यूटी और एथिक्स अखलाकियात। सो मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं, उनसे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि द गर्ल्स वांट अटेंशन, सो इट रिफ्लेक्ट्स एस्थेटिक्स कि उनकी जो ब्यूटी है उसको एप्रिशिएट किया जाए, बट द वुमेन वांट रिस्पेक्ट। तो अब वही गर्ल जब विमेन बन गई है, फिजिकल एप्रिसिएशन से ज्यादा अपील उसको करता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। सो ऑस्कर वाइल्ड जो है उन्होंने आर्ट फॉर द आर्ट से को सेलिब्रेट किया है और उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट किया है। और जो डिकेडेंट मूवमेंट है इसने भी फॉलो किया है और डिफरेंट किस्म की थीम्स ऑफ एक्सेस, सेंसुअलिटी और रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशन मोरालिटी जो है उसको एम्बेड किया है अपने अंदर। सो राइटर्स लाइक वाइल्ड एंड ऑबे, बर्डस्ले ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं इस मोमेंट के साथ, और उन्होंने क्वेश्चन किया है विक्टोरियन नाम्स को और आइडियल्स को। और ये जो फेजेस हैं और ये जो मोमेंट्स हैं इन्होंने विक्टोरियन एरा में शोकेस किया है कि किस तरह डायनेमिक और मल्टीफेसेटेड किस्म की नेचर है इस पीरियड के अंदर। उन्होंने कैप्चर किया टेंशंस को जो कि डेवलप्ड हुई हैं 19th सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर, प्राइमरीली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। डेकेडेंट मूवमेंट जो है बेसिकली इन्होंने सेलिब्रेट किया है एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को, इंटेंस किस्म की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया ब्यूटी पे, रिफाइनमेंट पे और सेंसरी एलिमेंट्स के ऊपर, और एक्सोटिक किस्म की और एलिगेंस किस्म की थीम्स, रिच और विजुअल इमोशनल इंपैक्ट लेके आए हैं ये लिटरेचर के अंदर। इन्होंने सिंबॉलिक और मिस्टिक किस्म के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया, और जो सोशल कन्वेंशंस हैं जिनमें टैबू किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स और मोरालिटी जो है उसको भी इन्होंने रिजेक्ट, एक एक्सोटिक किस्म की और एक सेंसुअल किस्म की एक लिटरेरी फील्ड जो है इन्होंने लेके आए हैं, और उन्होंने फैसिनेट किया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू और इंस्पायर किया है एक डिस्टेंट किस्म के कल्चर्स को, एक्सप्लोर किए हैं थीम्स इन्होंने, ओरिएंटलिज्म, और एक इंडल्ज किया है अपने आप को मींस के सेंसुअस किस्म की डिपिक्शंस के अंदर। विक्टोरियन एरा के हम मेजर इवेंट्स जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्वीन विक्टोरिया की जो एक्सेशन टू द थ्रोन है 18 साल की उम्र में वो उन्होंने कंट्रोल संभाला, और इससे विक्टोरियन एरा की बिगिनिंग हुई। और उनके
उनके दौरे हुकूमत में या ड्यूरिंग हिज रेन ये लॉन्गेस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री का जो रूल रहा है अंटिल 1901। सो द रिफॉर्म एक्ट 1832 अगेन इसने वोटिंग राइट्स एक्सपेंड किए हैं और रीस्ट्रक्चर किया है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को, और इसने एड्रेस किया है पॉलिटिकल करप्शन और इनइक्वालिटी जो इश्यूज थे उनको। इसको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम 1837 टू 1901 थ्रू आउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो प्रोमिनेंट रही है और उसने ट्रांसफॉर्म किया है ब्रिटिश इकोनॉमी को, जिससे अर्बनाइजेशन बढ़ी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं और सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं। फैक्ट्रीज, रेलवेज और मैकेनाइज्ड किस्म की प्रोडक्शन हुई है और वो सेंट्रल टू इकोनॉमी रही है, यानी कि उससे मईशत बढ़ी है और लोगों के हालात भी बढ़े हैं और मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो है ये डेवलप हुई है। 1840 में पेनी पोस्टेज का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये सिस्टम सर रॉलैंड हिल जो है उन्होंने इसको रेवोल्यूशनलाइज किया है मेल डिलीवरी को, और इससे ये मेल डिलीवरी या चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना या नकलो हमल जो है ये बेसिकली अफोर्डेबल होगी और एफिशिएंट होगी। और उसी की एक रिफॉर्म फॉर्म आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान पोस्ट की सूरत में, या टीसीएस है, लेपर्ड कुरियर सर्विसेज, और ये सारी हैं मींस के पेनी पोस्टेज सर्विस। नेक्स्ट 1842 माइंस एंड क्लेरीज एक्ट, जो बेसिकली जो लोग माइंस में और क्लेरीज में काम करते थे उनके मसाइल को एड्रेस किया गया है। उनकी कानों में, माइंस में वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनको बेहतर किया गया है और फोकस किया गया है कि चाइल्ड लेबर है अवॉइड की जाए और सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं उनको इंप्रूव किया जाए कि लोगों की जिंदगी जो है उसको वैल्यू दी जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में वो लोग काम करते थे जहां पे रोशनी नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी और बहुत ज्यादा मसाइल थे। 1845 से 1852 तक एक आयरिश पोटैटो फेमिन, एक कहत पड़ा। बेसिकली बहुत ज्यादा पोटैटो की फसल जो है, आलू की फसल के ऊपर उन लोगों का इन्हिसार था, तो ये वो फसल जो है उसके अंदर एक खास किस्म का वायरस या कोई मर्ज आ गई और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आलू की फसल थी वो फेल हुई और मतलब के यील्ड्स नहीं आई, और इससे एक बहुत ज्यादा सफरिंग, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत अमवात हुई और मैसिव किस्म की इमिग्रेशन हुई, लोगों को अपने इलाके भी छोड़ के जाना पड़े। 1848 में एक चार्टिस्ट मूवमेंट विक्टोरियन एरा में रिफ्लेक्ट करती है कि इसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को और वर्कर के जो राइट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट किया है और लोगों ने अपना चार्टर और या अपना उसूल या अपने कायदे या अपनी रिक्वायरमेंट्स बना के उन्होंने पार्लियामेंट को प्रेजेंट की। और ये मूवमेंट कोई इतनी खास इसने अपनी गोल्स अचीव नहीं किए, लेकिन फिर भी फ्यूचर में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई हैं उनमें ये बहुत इफेक्टिव रहा है। 1851 में द ग्रेट एग्जीबिशन के नाम से एक क्रिस्टल पैलेस लंदन में एक ग्रेट एग्जीबिशन हुई जिसमें टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स जो हैं उनको शोकेस किया गया, और ये ब्रिटेन इंडस्ट्रियल एबिलिटी, स्किल, ये प्रोग्रेस जो है उसको सिंबलाइज करती है। तो आजकल भी जो एग्जीबिशंस होती हैं तो मींस वी कैन से दैट द स्टार्ट ऑफ द एग्जीबिशंस फ्रॉम द विक्टोरियन एरा। नेक्स्ट 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस की अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें एलिमेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने चैलेंज किया ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज को, और एक स्पार्किंग किस्म की डिबेट उन्होंने इनिशिएट की साइंस और फेथ के दरमियान, रिलीजन और साइंस के दरमियान। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स में। सो 1867 में सेकेंड रिफॉर्म एक्ट आया और ये मजीद एक लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन थी जिसने वोटिंग राइट्स को मजीद इंक्रीज किया अर्बन एरियाज में, और इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो हैं उनके प्रोसेस को भी मजीद रिफाइन किया। 1870 में एजुकेशन एक्ट आया है। सो एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 सिग्निफिकेंट किस्म के स्टेप्स लिए गए हैं और एस्टेब्लिश किए गए एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम ब्रिटेन में, जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल कर दिया है। तो बेसिकली तालीम भी पहले प्रिविलेज्ड क्लास के लिए ही थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो वैसे वैसे भी मजबूरी बन गई थी कि लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मशीनों पे काम करने के लिए, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की जरूरत थी। तो उस वजह से ये एजुकेशन भी आम लोगों तक एक्सेस होने लगी, क्योंकि ज़ाहिर वेल्दी क्लास ने तो काम करने नहीं थे, तो मींस के लोअर क्लास के लोगों को पढ़ा के और फिर उनको इन जगह पे एडजस्ट किया जाना था। सो बेसिकली जो आम लोगों के लिए तालीम एक्सेसिबल हुई है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा रोल है। सो 1876 में क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सो following the proclamation of Queen Victoria as Empress of India, मींस कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो बढ़ रहा था, ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड की और उसका सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इन्फ्लुएंस बढ़ गया। 1884 टू 1885 एक थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया है विक्टोरियन एरा में। सो ये एक्ट, इसने मजीद वोटिंग राइट्स को एग्रीकल्चरल वर्कर्स तक एक्सटेंड किया, यानी कि उनको भी वोट देने का हक दिया, और फिर मजीद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, मींस उन लोगों को, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोगों को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है पार्लियामेंट में। 1897 में क्वीन विक्टोरियाज डायमंड जुबली एक मार्क्ड इवेंट है जिसमें उनकी 60 साल जिंदगी को सेलिब्रेट किया गया है ब्रिटिश एम्पायर में, कि 60 साल 60 years ऑन द थ्रोन, 60 साल तक वो बादशाहत में रही। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।